बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर है हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं एहसान बटालवी सर, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। सबसे पहले तो हम उनसे गपशप का आगाज़ करते हैं। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर, आप सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? दिन का आगाज़ सुन के आप तो नौजवान बच्चियाँ और नौजवान बच्चे परेशान हो जाएंगे। मेरे दिन का आगाज़ सुबह 4 बजे होता है जी। और नेट पे कुरान हकीम की तिलावत और उसके बाद कोई 41 दफ़ा दुरूद तंजीना। जी। तो ये मेरे दिन का आगाज़ है। जी। फिर सुबह 6 बजे मैं नाश्ता कर लेता हूँ। जी। तो और कुछ जानना चाहते हैं वो बता दें। जैसे ये बताएं ना कि बच्चों के साथ फिर आपका किस तरीके से चलता है टाइम पीरियड? बच्चे मेरे, मैं उन्हें खुद हमेशा स्कूल छोड़ने जाता रहा हूँ, ख़ास तौर पे बेटी को, और बच्चों को तो ड्राइवर के साथ कभी भेज देता, लेकिन बेटी को मैं खुद छोड़ता रहा हूँ। या फिर जब उसने अपनी किसी सहेलियों के साथ KFC या मैकडॉनल्ड जाना था तो कहता था, माँ को मना करती थी आपने लेने भी नहीं आना, बाबा ही आएंगे, क्योंकि उसे पता था कि मैं कुछ ना कुछ ले दूंगा रास्ते में से। सर, तो जिस तरह आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बच्चों को कुछ स्कूल लेने जाता हूँ, तो आजकल आपने देखा है आजकल तो नहीं बेटे, आजकल तो बड़े होके वो तालीम का निज़ाम बहुत ज़्यादा डेड हो चुका है। आप क्या देखते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम अच्छा रहा है, यहाँ पे ये जो हमारा मैनुअल था वो? बेटे, ऑनलाइन सिस्टम तो मजबूरी है। बच्चा हमेशा टीचर को आइडियलाइज करता है। दो चीज़ें, जब वो पैदा होता है तो माँ और बाप को आइडियलाइज करता है, फिर उसके बाद अगला जो माँ बाप पे भी सबकत ले जाता है वो उसका टीचर है या उसकी टीचर है, और उसके बाद उसकी तालीम तरबियत तो कह ले माँ की गोद है जी। फिर तालीम टीचर है। लेकिन अब टीचर की जिम्मेवारी तालीम और तरबियत दोनों बन चुकी हैं, क्योंकि माँ बाप अपनी मुआशी दौर में दोनों इस तरह मसरूफ़ हो गए हैं कि बच्चों को प्रॉपर वक्त नहीं मिल रहा, प्रॉपर तरबियत नहीं हो रही उनकी, प्रॉपर तालीम भी नहीं हो रही, और वो ना ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया ट्यूशन्स पे। टीचर्स भी इस तरह क्लास में इतना कुछ छोड़ देते हैं कि ताकि वो मजबूरन उनके पास ट्यूशन के लिए आ जाए। तो अब सर, आपके नज़दीक ये पॉलिसी हुकूमत की अच्छी है कि सिर्फ स्कूल बंद किए हैं, पार्क्स को खोला हुआ है, आप देख लें शादी हॉल्स अभी तक खुले हुए हैं, कारोबार का भी हम एलिमेंट देख रहे हैं जो कि अभी तक ओपन है। क्या वहाँ बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठते उठते, जो हुकूमत को ये स्टेप लेना पड़ा? बेटे, जो तालीम है ना, उन्होंने बैठना एक सीट पे, एक बेंच पे, मतलब एक सीट इतनी साथ साथ है कि जो 6 फीट का फासला है वो रखना पॉसिबल ही नहीं। फिर आपने फासला रख लिया क्लास पे, जब बाहर निकलना ना छुट्टी के टाइम पे, तो उन्हें सब के एक दूसरे के साथ ये कह लें कि जिस्म से जिस्म मिलता है, हाथ से हाथ मिलता है, और बच्चे इस तरह दरवाजे से बाहर निकलते हैं कि जैसे उन्हें पता नहीं कितना बड़ा तोहफा मिल गया, तो क्लास खत्म हो गई है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं स्कूलों की निस्बत, तो पेरेंट्स कंट्रोल कर लेते हैं या उनके साथ जो होता है उनको कंट्रोल कर लेते हैं कि आपने इधर नहीं जाना या आपने उधर नहीं जाना। लेकिन आप ये भी देखिए ना, आवाम तो SOPs पर बहुत कम अभी तक अमल दरामद कर पा रही है, इतना तो नहीं हम देख रहे कंट्रोल हो रहा है। बेटे, बड़ी आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास, मैं बुनियादी तौर पर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, इंतहाई पढ़ी लिखी क्लास आती है मेरे पास, और यकीन जाने उनमें से भी 90% आके आज भी ये कहते हैं कि कोरोना है ही को नहीं, ये पता नहीं पैसे बटोरने का बहाना है। वो शरीफ आदमी हो, पैसे किससे बटोरने हैं? गवर्नमेंट के सारे फंड्स इधर लग गए, अरबों खरबों रुपए इस पर लग गए, तो कहाँ से पैसे लिए उन्होंने, किसने एड दी है गवर्नमेंट को? वैक्सीन का एलिमेंट भी तो देखे ना, वैक्सीन की अब आप देखिए कीमत इतनी हाई लेवल पे कर दी गई है, 5,000 3,000। जिस दवा ने अब बचाना है उसको महंगा क्यों किया गया? शहरबानो, ये वैक्सीन पाकिस्तान की दरियाफ्त नहीं है। लेकिन सर देखिए, आप उनको जिस कीमत पे ले रहे हैं, आपने तो अपनी आवाम को आसानी करके देनी है। लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए कि आवाम अपनी परवाह खुद तो ना करें, हुकूमत तो फिर लोगों के टैक्स का पैसा जरूर खर्च कर दे। अब आप ये क्यों चाहते हैं, ये तो बता दें मुझे। कोई सवाल इसका जवाब दे देना। चलिए बानो, इसके सवाल का जवाब हम टॉप स्टोरीज के बाद लेते हैं, एक नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। ठीक है सर, आपके पास आएंगे लेकिन टॉप स्टोरीज के बाद। ठीक। भारतीय फौज की एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी, पाक फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौज के जानी और माली नुकसान की इत्तला है।
लाहौर मुल्तान मोटरवे में M3 को शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। हद निगाह कम रह गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर न करने की दरख्वास्त। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। अपोजिशन हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजना चाहती है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। और पीडीएम का जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज जानी। अब हम वापस एहसान मुरादवी सर के जाने पड़ते हैं। वही तो सवाल रह गया था ना, वही उसका जवाब है। जी सर, आपसे वही बात भी करी थी कि आपने कहा वैक्सीन का जो एलिमेंट है, मैंने कहा वो कीमत बढ़ रही है। आपने कहा कि अब आवाम जो चाह रही है कि हम उनको टैक्स का पैसा किस तरीके से वापस पे करें, तो ये पॉलिसी तो नहीं बनती। तो क्यों नहीं बनती सर? पहली चीज़ है कि ये आवाम से ही पूछते हैं कि वो क्या SOE पे अमल करना उनके लिए कोई बहुत तकलीफदेह है। जी अगर आजकल तो अब 10-15 रुपए का मास्क हो गया है, जी 20-25 रुपए की सैनिटाइजर मिल जाता है, जी तो ये मुझे बताएं उसके इस्तेमाल करने में क्या कोई शान में कमी आती है, जी या कोई इन्हें अगर हाथ इनके साफ नजर आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो सर, एक एलिमेंट एक और देखने में आ रहा है कि अस्पताल में कोई और मर्ज कोई और होता है और कह दिया जाता है कि इनको भी कोरोना है। यानी जो मर्ज आपको कहीं किसी को दिल का लाहक है, किसी का कोई और मसला है, लेकिन ये कहा जा रहा है बल्कि ये हुआ भी, ऐसे केसेस आए भी हैं कि उनको कोरोना में जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है। क्यों? इससे क्या वो पैसा कमाना चाह रहे हैं? बेटे, मैं यहाँ एक बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ, शायद किसी डॉक्टर को पसंद ना आए। जी जी कोरोना का इलाज अभी तक किसी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा। जी आपको पैनाडोल दी जा रही है जी और इसके अलावा कोई दवाई नहीं, या फिर उस पे वेंटिलेटर पे रख दिया जाता सर, है। डॉक्टर्स भी तो यही कह रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के कोरोना पाकिस्तान के अंदर That's दाखिल it. हुए, जिसकी बिल्कुल वजह से सही उनको है। इलाज करने में प्रॉब्लम आ रही है। जी। तो अगर हम वही एहतियात कर लें, हम उसी को अब इब्तदाई इससे कर लें कि हम अपने तौर पे मास्क और सैनिटाइजर और फासले का ख्याल रख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत को भी मसला बन जाएगा और इनके लिए मसला सर, बनेगा। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती ज्यादा है, नौजवान नस्ल की है या पेरेंट्स की है? पेरेंट्स, मैं हमेशा पेरेंट्स को सब जिम्मेदार हर बात लेते का हैं। जिम्मेदार, बिल्कुल। तो ठीक- लेकिन सबसे ठीक ज्यादा कर बात लिया। पेरेंट्स की सुनी जाती है। बिल्कुल सही है, लेकिन बताते हैं लेकिन हम आज का मसला और आ गया ना। अब कल भी एक दोस्त के घर पे कोई फंक्शन था, तो सारे यही गिला कर रहे थे कि बच्चों से कोई बात करो तो आगे वो बड़ा अजीब सा जवाब देते हैं कि तुसी पुराने लोगों को तुहानू की पता है। बिल्कुल ये बड़ा अजीब जवाब है। जी जी मान लिया कि कुछ माँ बाप उतना लेटेस्ट जो रवाज हैं, तरीक़ेकार हैं या टेक्नोलॉजी है उससे बाखबर नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी तजर्बे के लिहाज से वो बच्चों से ज़्यादा समझदार हैं ठीक। और वो बच्चों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फासले इतने बढ़ चुके, कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं, जो जब हम कॉलेज में थे तो उस वक्त भी इस पे डिबेट्स होती थी कम्युनिकेशन गैप पे। अब वो डिबेट्स खत्म हो गई, कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया, जी वो कायम हो गया। अब को उसको उस पर अमल भी नहीं कर रहा, सुन भी नहीं रहा। तो इससे बच्चों को ये चाहिए कि वो माँ बाप के साथ बैठ के इन चीज़ों को शेयर करें, उनके तजर्बात को शेयर करें। मान लिया कि वो कंप्यूटर के माहिर नहीं होंगे, मान लिया कि वो मरीख पे लैंड करने के बारे में नहीं समझते होंगे, लेकिन क्या दुनियावी तौर पे अकबर बादशाह आज के इन डाकुओं से को कम था? मुझे ये बता दें, क्या सिकंदर आजम इनसे को कम बहादुर था? क्या जो भी बादशाह पुराने गुजरे जिन्होंने शेरशाह सूरी इनसे कम था? लेकिन क्या वो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी लम्स के पढ़े हुए थे या हार्वर्ड के पढ़े हुए थे या ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे? वो तजर्बा था, और तजर्बा आज भी बुजुर्गों का तजर्बा वहीं कायम है। अगर एक माँ बाप आप बच्चे को कहते हैं कि बेटे मोटरसाइकिल पे अब मुझे चले, ये एक और बात मुआशरे की बड़ी एक अहम ज़रूरत है। आप किसी ये बाहर मोटरसाइकिल आपके भी बाहर खड़े होंगे, मुझे किसी पे बैक व्यू मिरर लगा दिखा दें, लगाते ही क्यों नहीं, बात नहीं करता। इवन इंडिकेटर लगे दिखा दें,
कोई बात नहीं करता। सर आजकल तो धुंध की वजह से आपको भी पता है कि हादसात में इजाफा हो रहा है, तो आवाम को तो इन चीजों पे अब रिक्वेस्ट भी की गई है कि आपका ख्याल बेटे ये मैं तो कई सालों से देखता हूँ कि किसी ने ना बैक व्यू मिरर लगाया होता है, ना किसी ने इसका कोई हिफाजती इक़दाम किए होते हैं, और 90% ले लें उनके बाद लाइसेंस भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड से इस तरह गुजरेंगे और आपने इंडिकेटर दिया हुआ पहले से कि आप इस सड़क पे ये लेफ्ट मुड़ना चाह रहे हैं, वो उससे गुजरेंगे कि जैसे उन्हें अपनी मौत की परवाह नहीं है। सर तो वन व्हीलिंग को रोकने के लिए अब हुकूमत को भी कुछ ऐसी पॉलिसी बना देनी चाहिए ना कि आप इन हादसों को रोकें। उसका चालान भी है, उसकी गिरफ्तारी भी है, लेकिन मुझे ये बताएं हर मोटरसाइकिल के पीछे कोई एक सिपाही लगा दें वो कि ये कहाँ जाके वन व्हीलिंग करेगा, कैसे करेगा। अवेयरनेस तो आवाम को वो देते ही हैं, अब हम कितने देख रहे हैं कि देखें नहीं आपका मीडिया सारा काम करता रहता है, इश्तहार देते हैं, जो उसकी मूवीज दिखाते हैं कि जो गलत चला रहे हैं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। जी सर, एक जराये के मुताबिक एक छोटा सा जो ये इंकशाफ हुआ है, अब ये देखते हैं क्या है कि कोरोना के फैलाव में जो कोरोना वायरस को भेजा गया है, आलमी वबा है बेसिकली, लेकिन इसमें भारत का नाम आ रहा है। चाइना ने एक रिपोर्ट अपनी ना जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत इसमें मुलविस था और इसमें अमेरिका का भी हाथ है। आप किस तरह देख रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस के जरिए उन्होंने हमें तबाह करने की कोशिश की, इससे तो पूरी दुनिया तबाह हुई है और हमारे पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई, ना कि हम पीछे हुए, तो इससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ? बेटे ये जो जर्म्स की वार है ना जी, ये अगली वार ही इसी पे होनी है सारी। जी। लेकिन मैं ये बता दूं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात भारत में हो रही हैं जी, और सबसे ज्यादा बीमारियां भारत में फैल रही हैं। लेकिन एक और नई कोई सी बीमारी आई है भारत में, अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं वो किस किस्म की, जिसमें मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, इंसान बेबस हो रहा है। अब उस बीमारी का भी तो कोई उन्होंने इंकशाफ नहीं किया कि इस बीमारी का नहीं ये है, आप मैंने भी ये सुना है, 2-3 दिन पहले ही सुना है कि अब हवास आपके खत्म हो जाते हैं। जी। तो ये अब लेकिन हमें अब इस चीज़ से अवेयर रहना है, हमें अपनी एहतियात खुराक के बारे में, लिबास के बारे में, नहाने धोने के बारे में, सफाई के बारे में, उठने बैठने के बारे में हमें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए बस। देखिए जिस तरह से सर चाइना ने अपनी सारी रिपोर्ट बता दी, उन्होंने बता दिया कि कोरोना उनके यहाँ कितना हद तक फैल चुका है, उन्होंने छुपाया नहीं आलमी बढ़ोतरी से, उन्होंने अपनी रिपोर्टें पेश कर दी। हाँ, लेकिन जहाँ भारत है वो अपनी हर चीज अपने अंदर छुपा लेता है, बाहर नहीं बताता। तो इस तरह से हम जितने भी बाकी सारे ममालिक है वो अवेयरनेस नहीं ले पाते। हिंदू एक ऐसी कौम है जिस अगर एक मुहावरा सिर्फ एक मौजूद है उर्दू में, बगल में छुरी मुंह में राम राम। जी। तो हिंदू की मुनाफिकत मशहूर ज़माना है, और ये आज से नहीं है, ये जब से दुनिया की तख्लीक हुई है, जब से हिंदू एक फिरका वजूद में आया है, इनकी मुनाफिकत, इनके झूठ और इनके मजहब में मुनाफिकत जायज़ है। तो आप उसको तोको करती हैं कि वो कुछ सच बोलेंगे या चीज़ अच्छे तरीके से करेंगे। अभी हम पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे वार की, जी। तो उसी पे ये मैं बता रहा था कि एक मोदी नाम का एक शख्स है जो चाय बेचता था खोखे पे, तो वो उस फकीर की तरह था कि जिसने जो सुबह सबसे पहले एंटर हुआ तो उसको बादशाह मिल गई, दुश्मन मुल्क का हमलावर हो गया, उसने कहा हलवा पकाओ, वो करीब आके उसने कहा हलवा पकाओ, उन्होंने कहा महल में दाखिल हो रहे हैं, उसने कहा जी मेरी गदड़ी लाओ मैं तो जाऊं, तो वो फिर दोबारा चाय के खोखे पे चला जाएगा, लाखों लोगों को मरवा के। इनके पास मुनाफिकत भी है और भगोड़ापन भी है। देखिए अब ये हाल ही में पाकिस्तान पे रात गई, इन्होंने LOC पर फायरिंग करके 2 जवान हमारे शहीद कर दिए, जिसकी जवाबी वार में उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी मिला पाकिस्तान की तरफ से। आप क्या देखते हैं, ये इस तरह से अपना भगोड़ापन शो करके एक जंग को लड़ सकते हैं? इसका मैंने एक अभी फिक्रा कहा है, वहाँ एक ऐसा बंदर हुक्मरान है जो एक बारूद के कमरे में बंद है और उसके हाथ में माचिस है। लेकिन सिर्फ वहाँ पे सिख यात्री जितने भी हैं, यानी कि सिख बरादरी है, वो सारे आगे हैं बाहर के, आप इस तरह से नहीं करें। किसानों को भी तंग करके सिख आगे, वो तो अपनी मईशत को भी स्टेबल नहीं कर सकते। आपको इल्म है कि वहाँ जो किसानों में 90% सिख हैं? जी ऐसा ही है सर। हिंदू किसानों में नहीं है ज्यादा। सर लेकिन एक बात सामने आई है कि खालिस्तान का जो तस्वुर अभी वहाँ पे पेश नहीं हुआ, लेकिन इसको भी एक प्रोपोगेंडे के तहत लेके आया जा रहा है कि ये खालिस्तान का जो अब तस्वुर था, जो पहले इन्होंने पेश किया, इससे अब सिख भी जो है ना इससे कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे कि आप हम पे जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मोदी सरकार को बोल दिया। आप ज़हन में ये रखें कि सिख इस वक्त कोई छोटा फिरका नहीं रह गया, ये 16 करोड़ से ज़्यादा सिख हैं और ये बहुत बड़ी आबादी है 16 करोड़।
आपके दुनिया के 90% मुल्कों की आबादी 16 करोड़ नहीं, आज भी कनाडा की आबादी सिर्फ 4 करोड़ है जी। और आज भी यूरोप की आबादी इतनी नहीं है जितनी यूरोप के बेपनाह मुल्कों की आबादी इतनी नहीं ये है। देखिए ना कि आरएसएस का जो नजरिया है, जो उनका हिंदुत्व का नजरिया है, क्या वो काबिज आ जाएगा कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर को जबरदस्ती गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, क्या अब सिख को भी चुप कराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, एक जो जब बंदा इस पे आ जाता है कि हमने हर सूरत क्रश करना है किसी को, जी, तो वो फिर टलता नहीं है। सर ये अंदर ही अंदर नहीं क्रश हो रहे? ये हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये इनके जो असल में, अब यहाँ मैं छोटी सी एक और बात कहना चाहता हूँ, जी, जी, सर। ये सारी चीज़ें क़यामत की निशानियों में से है बिल्कुल। और जो आखिरी दौर होगा उसमें हमारी लड़ाई के बारे में पेशगोइयाँ हो चुकी हैं। जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं, उसके बाद मुख्तलिफ जो बुजुर्ग थे उनकी पेशगोइयाँ मौजूद हैं, शाह वलीउल्लाह की पेशगोई मौजूद है। जी, तो ये जंग होनी है, इसको रोक नहीं कोई सकता, लेकिन फतेह इंशाल्लाह 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 मुसलमान की ही होगी। इंशाल्लाह। और उसमें जो बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारी माएँ जब बच्चा पैदा करती हैं तो वो दुआ करती हैं कि हमारा बेटा शहीद हो। जी, इनकी मौत तो कुत्ते की मौत है, तो इनकी वो आप खुद मरना चाहते हैं तो मर जाए हमारे हाथों, हमें क्या प्रॉब्लम है। और आप देख लें, चाइना के साथ फटा डाला, वहाँ से जूतियाँ खाई। बिल्कुल। हमारे साथ आप जो छेड़छाड़ करते हैं, हमसे जूतियाँ खाते हैं। आपके सामने एक अभिनंदन नाम का पायलट जो इन्होंने गिराया था, जी, जी, वो जिससा गया और जिससा उन्होंने गायब कर दिया उसने जाके कहा था मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया उन्होंने। जी, उसकी इस बात पे उन्होंने उसे गायब कर दिया कि आइंदा से किसी महफिल में नहीं जाएगा, किसी जगह बात नहीं करेगा। यानी हमारी चाय जो है वो उन्हें महंगी पड़ गई कह सकते हैं आप। बिल्कुल इसे कहा जा सकता है, लेकिन हमें वो इससे सस्ती पड़ी कि एक हमने मुसलमान होने का, रवायती मेज़बान होने का जी, वो सबूत दे दिया। आप यहाँ मैं फिर एक मिसाल दूंगा कि फतह मक्का के मौके पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में पनाह लेने वाले को पनाह दे दी थी। जी, तो मुसलमान की तो ये शान है। जी, इन बदबख्तों को जिसने समझ आ जाएगी उसे ये मुसलमान से लड़ना बंद कर देंगे। जी। तो सर आप ये देख रहे हैं कि मोदी हुकूमत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार बैठी हुई है। वो चाह रहे हैं कि उसका सहारा लें और हम पे फिर से इल्जाम तराशी करें, पाकिस्तान को बदनाम करें। आप शायद बानो इकरा दोनों बेटियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी फिक्र न करें। जी, हमारी फौज जी, उस मालिक के फजल करम से 24 घंटे अलर्ट है, 24 घंटे अलर्ट है। और ये शायद बातें मेरे और आप तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये वो फौज है जिससे इसराइल भी कांपता है, जिससे अमेरिका भी कांपता है। और इसीलिए हमारे कुछ सियासतदानों की ये ड्यूटीज लगी हुई हैं कि अपनी फौज को तुमने बदनाम करना है, अपनी फौज के खिलाफ तुमने प्रोपेगेंडा करना आप है। यानी ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें जिसमें सर फहरिस्त, मैं तो इस बात को कहने से घबराऊंगी नहीं कि जो नवाज शरीफ साहब ने नजरिया पेश किया, जी बिल्कुल ऐसा ही है। कतन हमारे मफाद में नहीं है, वो कतन अवामी मफाद में भी नहीं है। वो किस लिहाज से करें, मैं पार्टी के लिए भी बेहतर। आप तो बेटे आप हमारे कह रही हो, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के मुसलमान के मफाद में नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर यही देखें ना, अब हमारे जो अपने मुल्क में आ रहा है, पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, ये बार बार कह रहे हैं हम जलसा करेंगे और क्या है अपने इस्तीफे देंगे, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गालिबन दोनों को पता नहीं पीडीएम का मतलब क्या है। जी सर आप बताएं प्लीज, आवाम को भी बताएं और हमें भी बताएं। सर इनकी मुतहरीक पीडीएम का मतलब है पैसे दो मैनू। जी, ये मौलवी साहब का नारा है, तो आप उसको पीडीएम कह देती सर हैं। तो पहले भी पैसे नहीं वापस कर रहे, ये वाले भी रख लेंगे। तो इसलिए तो उसने कहा पैसे दो मैनू, बस। हम ये कहेंगे करप्शन का बाजार जो है वो गर्म ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला, महंगा ही रहेगा हमारे। ये जब तक अवाम इस पे पूरे जोर से एहतजाज नहीं करेंगे। मतलब कोरोना के बारे में मैं तजवीज़ एक आपके यहाँ दोबारा देता हूँ कि अगर लोग जो शामिल होते हैं बड़े एक खातून को देखने के लिए, वो पूरे जोर से अगर ये कह दें कि हमने उस वक्त तक किसी जलसे में नहीं आना जब तक आप सब जो नाम निहाद लीडर हो इनके बच्चे हमारे दरमियान आके नहीं बैठेंगे, हम भी नहीं आएंगे। सर मैंने तो ये सुना था, वो कहते हैं हम तो इनके जलसों में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का तमाशा देखने के लिए ऐसा ही है। वो आप शामिल होने के लिए नहीं आपको वो सीन नहीं पता। मेरे ऑफिस में 6-6 जमातों के बंदे बैठ के एक दूसरे पे इकट्ठे बैठ के इन पे हंसते हैं आवाम पे। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ वो इन पे तंज करते हैं, इन पे कहते हैं कि हम इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं।
मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे दफ्तर में बैठ के ये करते रहे। तो ये तो कह सकते हैं ना कि इनकी तरीकों का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये फिर आप क्या कर सकते हैं कि जब जब ये जानना चाह रही हैं आप, ये देखें ना कि इस्तीफे देने से इमरान खान की हुकूमत तो नहीं जाएगी, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जी, इस्तीफों का इनको क्या फायदा है? शायद मानो ये फिक्र ना करें, इस्तीफे देंगे नहीं, वो तो उनका नारा पैसे दो मैनू। लेकिन सर अभी इनके एमपीएस ने देना और शुरू कर दिए हैं, या पैसे बचाओ मेरे, एक अब्बू बेचारा है, दूसरा अम्मी बेचारा है, नहीं सर, मौलाना फजल रहमान ने बड़ी तीसरा खामद बेचारा है। मौलाना फजल रहमान ने एक ऐसा सख्त बयान दिया, उन्होंने कहा अगर हम इस्तीफे अच्छा, देंगे ना तो लेंगे नहीं, वापस नहीं लेने मैं वाले। पहले अर्ज कर दूं, मौलाना का मतलब होता है मेरे मौला। आप खुदा का वास्ता इसको मौलवी फजल रहमान क्या करें, ये किसी का मौला नहीं है। और मौला का मतलब होता है दो दोस्त साथी जो आपको सपोर्ट करे। वो एक नाम इससे अपने आप को खुद थोप लिया अपने ऊपर, लेकिन आप सारे पढ़े लिखे लोग हो तो आप काम करें, इसको मौलवी फजल रहमान क्या करें, अंदर से बाहर से वो मौलवी है। जी, ये तो सर आप बताएं ना कि अगर बाय चांस इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को क्या फायदा पहुंच रहा है? पीपल्स पार्टी तो क्या तक इस्तीफे नहीं देगी। जी, उन्हें पता है, उनके पता है कि दादे से लेके दादा, मैं इसका कह रहा हूँ बिलावल का, वहां से लेकर नीचे तक सारे सब ने लूटा मुल्क खुल के, तो वो क्यों इस्तीफे देंगे? पागल है अपनी हुकूमत के वहां के। उन्हें पता है कि हमारा एक एक बच्चा अंदर जेल में चला जाएगा इसके बाद, तो ये इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे, आप घबराए ना। सर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जैसे मरियम नवाज कहती हैं कि हम लोग इख्तिसाब लेंगे? मरियम सफदर है, मरियम नवाज नहीं है, मरियम सफदर है वो। अच्छा, मरियम नवाज, उसका नाम तो सही कर लेना। सफदर है जी, कैप्टन सफदर की मरियम सफदर है। वो कहती हैं कि पूरा नाम दे। वो कहती हैं कि हमें जो है जेलों की आदत हो चुकी है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें दोबारा भी जेल हो जाती है। तो आप उनका कॉन्फिडेंस किस तरह से बाप तो इसका रोता था, मुझे मच्छर काटते हैं, मक्खियां काटते हैं। ये रोती थी कि मुझे मेकअप के लिए औरत अंदर नहीं आने देते। तो कौन सी जेलों की आदत हुई है वो तो बता दें मुझे। फिर 13 डिशों के खाने जाते हैं इनके घर से बन के, और वहाँ कहते हैं जी कि हमें जेल का खाना मिलता रहा। मतलब असल में कल एक मैंने देखा था उस पर फेसबुक पे था कि मरियम की तरफ से बड़ी एक इल्तिजा आई हुई थी कि मैं तो कभी पाकिस्तान से सच नहीं बोलिया तो लंदन से मैं की सच बोलना की। तो ये तो उसका एक पेशा है झूठ बोलना। लेकिन सर आवाम को बेवकूफ बनाया तो जा रहा है। आवाम खुद क्यों बनती है? चलिए ये बता दें मुझे, आप और मैं क्यों नहीं बने? सर देखिए, राय तो लेते हैं ना, ओपिनियन हर जगह दिया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सच और झूठ में तब तक नहीं फर्क कर सकते जब तक सबूत ना आ जाए। अब इनको भी हुकूमत ने फुल चांस दिया, बल्कि अदालतों ने भी चांस दिया कि आप सबूत लाएं, आपको मिल जाएगी रिहाई। लेकिन अगर आप सबूत ही नहीं ला पा रहे, फिर भी आप झटाई से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तो ये देखें आप थोड़ा सा लिहाज कर जाए ना। जी। सबूत तो है ना। वो तो कहती है मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं जी, और पाकिस्तान में कई अरब की प्रॉपर्टी निकल आती है, पूरी दुनिया में अरबों रुपए के शेयर निकल आते हैं जी। फिर वो कहती है कि मेरा जो चचा है उसका बाप यानी इसका दादा जी एक बहुत सेठ और रईस था, और साथ ही शहबाज शरीफ का इंटरव्यू साथ चल रहा है, उन्होंने दिखा दिया टीवी पे ही कि जो कहता था मेरा बाप एक इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक रखता था जी। तो ये यानी कि जो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि मरियम का और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ अलग-अलग है। हाँ है, बिल्कुल है। तो ये यानी चीजें मौक़िफ़ के अलावा उनकी जुबान भी अलग है। इसकी घुट्टी में झूठ जमा झूठ नफी झूठ इज इक्वल टू झूठ। तो मुझे ये समझ आती है ये लोग, ये कौम, ये आप लोग जो है इसको क्यों नहीं दिखाते? इसका सारे झूठ दिन में 2-4 दफा लोगों को दिखा दिया करें ताकि इसकी असल तस्वीर नजर आ जाए लोगों को। एक बयान जो है ना ख्वाजा साद रफीक का भी सामने आया है हाल ही में कि उन्होंने कहा कि एनआरओ हमें ना ही दें, लेकिन आप अपना मुल्क बचाएं। वो ये किस तरह से मतलब कहना चाह रहे हैं? मुल्क क्या बचाएं? इनसे बचा रहे हैं, किससे बचा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, मुल्क बचाएं ताकि हम मजीद कब्जे करके उस पर मजीद हाउसिंग कॉलोनियां बना लें। तो मुल्क तो इससे बचना और तो नहीं कोई तरीका बचने का, इसको हाउसिंग कॉलोनियां बनाने का मौका दें। कायरा ने तो कहा है कि एनआरओ नहीं हमें चाहिए, हमें तो वज़ीर आज़म का इस्तीफा चाहिए। और यहाँ पे अब ऑपोजिट हम देख रहे हैं कि भाई ये सारे इस्तीफा दे रहे हैं। उसे कहें जरदारी और बिलावल से पूछते हैं जी कि एनआरओ चाहिए कि नहीं चाहिए। सर जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि हमें ये सारी मालूमात आवाम को पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से वो खुद बेवकूफ़ बन जाती है या बन रही है, हम जैसे लोग नहीं बन पा रहे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे विलेज है, गाँव है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज दौर है, गाँव में इतनी तरक्की नहीं हुई है। ज़्यादातर लोग वहीं से ये सोच के आते हैं कि नहीं हमने एक गठजोड़ कर लिया। उनका यही होता है ना कि एक का साथ देंगे और तो देंगे चाहे भाਵੇਂ कुछ भी हो जाए। तो इसमें हम सबकी गलती तो नहीं ना निकाल सकते। इसमें हमारा अपना एक निज़ाम है,
जो डेड फॉल पे आप ठीक कहते हैं। वैसे भी आप देख लें, आप आगाज़ यहाँ से कर लें कि अगर अल्लाह को ये मंजूर होता कि दुनिया में कोई बुराई ना हो तो उसमें से वो बुराई वाला जीन निकाल देता, लेकिन जो उसने एक इम्तहान रखा हुआ इंसान का, फिर वो किसका लेता? सर अल्लाह ने ये भी फरमा दिया ना कि बुराई के साथ अच्छाई भी बनाई गई तो है। बेटे यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो इम्तहान किसका लेता है? ये सारी चीज़ें हमारा इम्तहान है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अच्छाई को उभर के आना होगा, तभी बुराई जो हमारी है वो हटेगी, पीछे होगी। अच्छाई हमेशा डोमिनेट करती है, डोमिनेट कर जाती है, बुराई फैलती जल्दी और ज़्यादा है। जी जी, ये दोनों फ़र्क है, लेकिन अल्टीमेट फतह इंशाल्लाह अच्छाई की ही होगी। आप इस पे घबराए ना, आप फिक्र ना करें, आप अपनी राह पे कायम रहें। सर एक केस आया हफीज शेख पे भी, नैब की जानिब से, जी, उन पे जी। भी कुछ करप्शन का केस आ गया है। हाँ। इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया कि अगर हफीज शेख पर हमारे वजीर खजाना जो है, अगर इन पे साबित हो गया तो मैंने अल्टरनेटिव सोचा हुआ है कि मैं किसको ये पोस्ट दूंगा। आप किस तरह देखते हैं कि अब पीटीआई की आदत में भी और ऊपर से ये इक्तदार में भी हैं, ये भी करप्शन के उसमें आ रहे हैं एलिमेंट में, तो अवाम अब बेवकूफ नहीं बन रही? अच्छा, क्योंकि हमारे पास तो कोई चूज नहीं है, चॉइस ही नहीं रही अब हमारे पास। मैं शायद बानो जवाब ये देता हूँ, जी। ये करप्शन का केस इमरान खान के दौर का नहीं, जी जी जी, ये नवाज शरीफ के दौर का है। जी, और उस दौर में तो वो गंगा बह रही थी। और सर उससे सवाल पता है क्या, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि उनके साथ जो उनकी काबीना का हिस्सा होंगे ना, वो साफ शफाफ लोग होंगे जिन पे कोई केसेस नहीं मौजूद होंगे, लेकिन हाँ, अब हम देख रहे हैं कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो लेकिन करप्शन में मुलव्विस हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, मुमकिन है मेरी लाइन में हो जी कि इमरान खान साहब ना टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं। जी, वो जहाँ की अखबारात पढ़ते हैं वहाँ ये स्कैंडल नहीं जाते, और ना ही ये लोग, मैं आप ये कहूँ मसलन ये 2-3 तजावीज़ मैंने ऐसी दी थी। जी, आज 2.25 साल बाद इस्लामाबाद में पहला घर बना है जो 28 लाख का मिल रहा है, 3 मरले का घर, जी, जो इनकी स्कीम के मुताबिक। मैंने यहाँ 100 दिन कप्तान के प्रोग्राम करते हुए कहा था कि जो इन्होंने 50 लाख घरों का टारगेट रखा हुआ है, ये मुझे दे दें, मैं कोरियन पार्टी लाता हूँ जो 100% इन्वेस्टमेंट करेगी। आप वो प्रोग्राम निकाल के साथ चला दीजिएगा कि ये 2.25 साल पहले मैंने कहा था, मैं कोरिया से पार्टियाँ लाता हूँ जो इन्वेस्टमेंट करेंगी, आप उन्हें सिर्फ एक यूँ करके पीसा पेपर देना है। ये वो जाली पेपर नहीं है जो नवाज शरीफ ने असम्बली में लहराया था, ये बैंक गारंटी का पेपर होता है, तो ये देना है ना, मैंने इन्हें बताया था। लेकिन इस तक इनके किसी साथी ने, किसी इनके एडवाइज़र ने, किसी मिनिस्टर ने इस तक कभी बात नहीं पहुंचने दी, और इन्होंने कभी खुद टीवी सुनने की या अखबार पढ़ने की ज़हमत नहीं की। इसलिए इन तक कोई अच्छी बात ये लोग पहुंचने नहीं देते, क्योंकि ये साबित हो जाएंगे हम सारे के सारे जाहिल हैं, ये सारे जाहिल बैठे हुए इनके साथ। उसका क्या करें ये बता दें आप। सर जिस तरह से आपने कहा कि ये जो मैंने 1 करोड़ नौकरियों का भी कहा था कि मैं वो भी आपको उसमें मेजर शेयर देता हूँ। लेकिन सर अभी तो यही बोला जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से जब से वो इख्तियार में आए हैं उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, लेकिन हमने देखा है कि प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन के मंसूबे को उन्होंने कंप्लीट डाउन किया, शहरबानो मैं अर्ज करता हूँ बेटे, उसका ये है कि ये लोग एक प्रोजेक्ट करते थे और इसके बाप के लफ्ज़ थे, ये कुछ ज़ेर ज़मीन बनाने लगे तो बाप ने कहा था कि तुसी थले कड्डन लगे कित्थों नज़र आनी है लोगों को, उत्ते बढ़ाओ जी लोगों नज़र ते आवे। तो ये इनकी फितरत है कि इतना शोर मचाओ, इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगना शुरू हो जाए। अब जो सूरत है, इमरान खान ये फ़र्ज़ करें कि 1 अरब का प्रोजेक्ट है तो 5 अरब उसकी पब्लिसिटी पे लगा देते थे ताकि उसमें अपने को भी कमीशन मिल जाए, और इनके जो चमचे कटसे जो लिफाफा मारकर साफी बैठे थे उन्हें भी इसका कमीशन माकूल हिस्सा पहुंचे। तो अब इमरान खान ने वो रास्ते बंद किए करप्शन के, और जो आप इफ्तार भी करता है तो आपने देख लिया, मुझे बताएं कि कौन से इश्तहार देता है वो, जो खबरों में टीवी में आ जाता है इफ्तार किया फलां किया, वो जरूर है। इनके तो 1-1 महीना इश्तहार चलते थे, 10 दिन पहले से और 20 दिन बाद से वो बंद हुए हैं। इससे लोग चूंकि उससे एक स्टाइल के आदी हो चुके हैं, इन्होंने इतना झूठ बोला, इतना इसको फोकस किया इस झूठ को कि लोग समझते हैं कि वो चूंकि कोई इश्तहार नहीं आ रहा, कोई टीवी पे नहीं आ रहा, उस तरह की चीज़ें नहीं आ रही, तो पता नहीं ये मनसूबे नहीं बन रहे। आप यकीन जाने, आप अब मुझे बताएं कि ये जो कब्जा ग्रुपों पे हाथ डाला, ये कभी डाला था पाकिस्तान में किसी ने? हिम्मत की थी?
अब 3 MNA ने कल का रिजाइन दे दिया है। देखिए आप ये देखें ना कि इस दौरे हुकूमत में क्राइम अगर कंट्रोल, आप जैसा बात कर रहे हैं कि ये कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन क्राइम ज्यादा भी हो रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई जवान हो, चाहे वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, क्राइम ज्यादा ही हो रहे हैं। चोरी डकैती की वारदातों में कोई सामने नहीं लाने, सामने आने में, उसको पकड़ने में लग जाते हैं वे सारे। आप देखिए नून लीग की हुकूमत में कम से कम मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस काम करना शुरू कर रही है। अच्छा, मैं आपको खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दूं, पुलिस पहले से ज्यादा काम कर रही है, अब कर रही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं फिर वो कहूंगा 100 दिन कप्तान के निकाल के देख लें। 35 साल से इनकी जूतियां चाटने वाले पुलिस DMG सिविल सर्विस में बैठे हैं, 35 सालों जूतियां चाटी हैं। 2 नस्लें आती हैं इसमें। जो बंदा इन्होंने सिपाही भर्ती किया था वो इंस्पेक्टर हो चुका, जो ASI भर्ती किया वो SP लगा हुआ है, जो ASP भर्ती हुआ था वो IG है, और वो आदी हो चुके हैं उसी लूट मार के। आपको अगर याद होगा, एक लाहौर का DIG यहां से करोड़ हार रुपए लूट के आज कनाडा में कई फ्लैट लेके, कई घर लेके बैठा हुआ है। तो नवाज शरीफ साहब भी बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूं कि वो 35 साल जो एक खून में, इनके खून में रच बस गई वो करप्शन, तो वो अब उसको बाहर निकालते वक्त तो वक्त लगना है। मैंने उसको तजवीज़ दी थी कि भुट्टो साहब की तरह ये लेटरल एंट्री के जरिए डायरेक्ट भर्तियां करें, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर से बंदे लाएं, दयानतदार बंदे ढूंढ लें और उन्हें ला के पोस्ट करें, जो इन सब करप्ट लोगों को पकड़ के बाहर निकाले। करप्शन जब जहां जहां करप्शन थी, जहां जहां करप्ट लोग थे, वो तो निकल नहीं सके, वो तो इनके ये उन्हें निकाल नहीं सके। आप देख लें, इनके साल तक IG भी वही रहा, चीफ सेक्रेटरी भी वही रहा, फिर बलते गए, बार बार बलते गए, लेकिन कौन है वो आसमान से तो नहीं उतरे थे। वो वही लोग थे जिनके दौर के भर्ती थे, और जिन्होंने अब पाकिस्तान की तारीख में एक इन्होंने 2 सीनियर DMG ऑफिसर, एक आहत चीमा और फाद पकड़े थे। पूरे सेक्रेटेरिएट में तालों में ताले लग गए थे, हड़ताल कर दी थी सबने। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था कि एक करप्ट आदमी को पकड़ने में ताले लग जाएं। मैं वहां होता तो मैं यकीन जाने कि एक दिन में इन सबको घरों को भेज देता और अगले दिन प्राइवेट सेक्टर से बंदे ला के कॉन्ट्रैक्ट पे बिठा देता। इन्हें समझ आई थी कि लूटमार का माल इससे हजम नहीं होगा। और 2.25 साल पहले मैंने कहा था कि खुदा का वास्ता करप्ट लोगों को एक्सपोज करें, इनके करप्शन लोगों को दिखाएं, इनके रोज टीवी पे मखसूस टाइम खरीद के आपको करना पड़े, इनको दिखाएं, ताकि लोगों से इससे कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके अपने आधे से ज्यादा वजीर मुशीर अगली नौकरी की तलाश में आज भी है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। उस वक्त भी ये कहता रहा हूं कि ये करप्ट लोगों को फौरी तौर पे एक्सपोज करे। आज शहजाद अकबर, इनके जो बैंक में ट्रांजैक्शन है, एक बैंक एक ऐसा इदारा है जिसकी ट्रांजैक्शन में कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती, लेकिन क्या इस कौम ने वो मान लिया? जो किसी अब शहबाज शरीफ की जो नई करप्शन निकली वो 8.9 अरब रुपए की थी, जो टीवी पे दिखाई गई। लेकिन अब जो ये नस्ल जो ये ना समझे कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये घर बैठ के नहीं बनाए इन्होंने, और बैंकों के नाम दिए हैं, ब्रांचों के नाम दिए हैं, वो उसको भी मानने को तैयार नहीं। वो अंदर बैठा कहता है मैंने धेले की करप्शन नहीं की। मैं तो बार बार यहाँ टीवी पे कई दफा कह चुका, वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि धेले नाम का सिक्का ही कोई नहीं दुनिया में। उसे कहेंगे कसम खा ले, कसम भी खा लेगा, मैंने धेले की करप्शन नहीं की। आप उसे ये कहें पाउंड की करप्शन बताए, डॉलर की बताए, तुर्की लीरा की बताए, ये जन की बताए कि उसमें करप्शन नहीं की। नहीं तो सर आप ये देखें ना, इसहाक डार का जो इंटरव्यू हुआ वो भी सफाकी से झूठ बोल रहे थे, लेकिन उनका झूठ का परिंदा जो है वो सारी दुनिया टिका नहीं। तो आप ये कैसे देख रहे हैं? क्या आप इनके किसी बंदे को मनवा लेंगे कि वो झूठ बोल रहा था? वो नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। वो तो उस वक्त भी नहीं मान रहे थे, तो सबूत के बावजूद। मैं तो एक सवाल करता हूँ, यहाँ भी एक प्रोग्राम में बैठे थे 2 नून लीग के, मैंने कहा जी एक मेहरबानी करें, आज हम सारे मिलके एंकर समेत हम हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उन बंदों को गारत करे, उनकी नस्लें बर्बाद करे जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन की, और जो उसकी करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं। अगर करप्शन किया तो तभी होगा ना, वो आए बाएं शाएं कर रहे थे। सर जिस तरह हमारे अपने मुल्क के हालात, मुझे वो दुआ क्यों नहीं की? तो आप भी यहाँ बैठ के दुआ किया करें कि या अल्लाह इस मुल्क को बर्बाद करने वाले करप्ट लोगों को अल्लाह उनकी नस्लें बर्बाद करे और उनको निशाने इबरत बनाए, यहाँ भी आखिरत में भी। ये दुआ करके उठा करें आप। जी ठीक है सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से हमारी हुकूमत
इमरान खान की आई है इस टाइम, उससे पहले आई है नून लीग की, उससे पहले बिलावल साहब की थी, लेकिन करप्शन का सिलसिला जारी था। नून लीग ने आके कहा जी पहली हुकूमत ने की है, इमरान साहब की हुकूमत ने आके कहा कि इन दोनों ने मिलकर किया। तो ये कहाँ जाके स्टॉप होगा? अपोजिशन कह रही है कि इमरान खान ही अब जाके करप्शन कर रहे हैं। अब क्या देखते हैं क्या सच और क्या झूठ? तो आपका ख्याल है जो ये 24 घंटे लगे हुए हैं और 11 जमातें लगी हैं उसके पीछे, अगर एक पैसे भी करप्शन होती तो वो सामने ना लाते, जिससा वो ला रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला रहे हैं, बैंकों के सर्टिफिकेट सर ला वो रहे इस हैं। चीज को की बना रहे हैं ना कि इन्हीं की हुकूमत में जो उन्होंने इस टाइम गुजराए बैठे हुए उनके ऊपर जैसे केसेस पहले भी बात हो चुकी है कि आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहने देखना अभी एक एक करके सब पे आएगा, इमरान साहब भी शामिल होंगे, तो वो चीज कैसे देख रहे हैं आप? देता हूँ जी राना मशहूद नामी एक चीज है, राना मशहूद सही जो एजुकेशन मिनिस्टर था, जी जी नून लीग के एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। जी कुर्सियों की जगह थी कजाफी स्टेडियम में 50,000 कुर्सियां लगने की, जी जो वहां जो बिल बना, जो पे हुआ, वो 1.5 लाख लंच बॉक्सेस का बिल था। जी वो कहाँ गए पैसे? कोई बता दे मुझे। जी या कुर्सियों, जहां से कुर्सियां मंगवाई थी, जब लगनी 50 है तो 1.5 लाख कुर्सियों को बिल क्यों पे हुआ? सर ये तो छोटी सी करप्शन है जो मियां नवाज शरीफ साहब खुद करते रहे हैं, वो तो बहुत हाई लेवल की है। मैं आपने बात की ना, तो मैं वो शुरू करने लगा हूँ कि आप राना मशहूद को इन्होंने खत्म कर दिया था वजारत उसकी। फिर एक कोई था इनका इमिग्रेशन कंसल्टेंट जी, जिसकी पूरी फिल्में पूरे टीवी पे चलती रही जी, कि जिसने कहा था कि जिसको ये राना मशहूद साहब कह रहे थे कि वो छोटे डाकू ने नवी कोठी बनाई है जी, ते उन्होंने 60 लाख रुपया चाहिए या 1.5 करोड़ रुपया चाहिए तो तू वो पैसा दे। जी, और कंसल्टेंट को कह रहे थे जिस पे केसेस थे, और उसने वो पैसे दिए, पैसे देते लेते बैग में डालते वक्त की वीडियो आज भी मौजूद है। जी, लेकिन ये क्रेडिट इमरान खान को तो आपको देना चाहिए ना जी, कि उसने जिस बंदे के बारे में सुना उस पर एक्शन लिया, जी, उसको वजारत से बर्खास्त किया, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाई। ये तो आप नहीं कह सकती ना कि नहीं किया इसने। अगर कोई शायबा भी पड़ा है, कोई साया भी पड़ा है, तो इसने उसके खिलाफ एक्शन लिया। जी, जबकि वो तो मार धार के साथ वो बताते थे कि जी तुसी होर खुल के खाओ, मैं केड़ा को एक्शन लेना था, मेरा हिस्सा मैनू पहुंचाओ, बस पैसे दो मैनू। सर ये तो आपने करप्शन की बात कर दी ना सीधी सीधी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, अब इमरान खान साहब की हुकूमत है, उन्होंने महंगाई तो कर दी, ठीक है, महंगाई में इजाफा हो गया, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा ना हो सका, जिसकी वजह से हम लोग मैशियत की डूबती हुई सूरत हाल, और बच्चों को फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, वालिदैन नहीं रख रहे हैं, वालिदैन खुदकुशी कर रहे हैं, ये सारा सिर्फ एक गुर्बत के मारे है। आप लोग यानी इमरान खान साहब की हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप ये कहें, हमें ये कह सकें कि ये अवाम का सोच रहे हैं। पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। जी जरूर, महंगाई का जवाब दे दूं जो हर बंदे का इशू है। जी, पिछले साल की बात है, मैं उकाड़ा गया था जी, मैं लंबी बात नहीं करता। वहाँ एक दोस्त ने कहा जी ये आप आलू का तोड़ा साथ ले जाएं जी, और उस तोड़े में थे 50 किलो आलू थे जी। मैंने तो नहीं लिया, मैंने उससे ये जरूर पूछा कि ये यहाँ रेट क्या आलू का जी? क्या लगा जी 110 रुपए का तोड़ा है, मतलब 2 रुपए किलो आलू, 50 100 का हो गया, 10 रुपए का तोड़ा था जी, 2 रुपए किलो जी। और यहाँ जब मैं आया हूँ तो मेरे घर जब तक रास्ते में गुलबर्ग का वो इलाका मक्का कॉलोनी आता है जहाँ एक सब्जी मंडी सी बनी हुई है जी जी, छोटी सी जी। मैं वहाँ से आलू का रेट पूछा जान के खड़े होके जी, वो उसी दिन जब 2 रुपए किलो काढ़े में बिक रहा था 30 रुपए किलो आलू बेच रहा था वो बंदा जी। क्या वो इमरान खान ने कहा था 30 रुपए का बेचो? नहीं सर, मैं आपको एक और बात बता दूं, जिसने आपने एक वाकया सुनाया। मैं परसों ही किसी बाजार में गई हूँ, मुख्तसर सा यानी हम जाते हैं अपने बाजारों में, तो उन्होंने हमें यही दिखाया, हुकूमत की जानिब से आई हुई ना लिस्ट, उसमें तो सब्जी अपना फल इतना महंगा कि हमने उससे जवाब किया कि ये हुकूमत की जानिब से नहीं हो सकता, हुकूमत ने तो महंगाई कम करने का कहा है, आप लोग अपनी तरफ से लिख के ये लिस्ट हमें दे रहे हैं। वहाँ चेक एंड बैलेंस के लिए कोई मौजूद नहीं था। अब मेरा ये उनका मुकालमा है, हम आपस में बहस मुबासा करें, सबूत किसी के पास नहीं। करता हूँ, आप घड़ी सामने रख लें, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, मैं हल आपको भी देता हूँ, कल से महंगाई कम हो जाएगी जी। सर प्लीज बताएं। जो आपके आड़ती हैं जी, और जो किसान को तबाह करके किसान का हक मार के उनसे फसलें खड़ियों खरीदते हैं, आप बीच में से उस शोबे को निकाल दें जी। किसान को गाड़ियां दे दें, छोटे लोडर दे दें, उन्हें के आप पूरे गांव में बस 5 या 4 लोडर दे दिए और उसको कहा कि अपनी तमाम प्रोडक्ट लाद के लाओ
जी शहर की फला जगह खड़े कर दो। जी अगर आपकी महंगाई 75% कम ना हो जाए तो मुझे यही गोली मार दें। जी ये सिर्फ वो जो बीच वाले डाकू हैं ये लूट रहे हैं आप लोगों को। तो सर माफिया कहाँ से आ रहा है, माफिया क्यों नहीं तो यही कम हो बात रहा है ना, है? माफिया यही तो किसको बात है कहते ना, हैं? माफिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत है कि नहीं? हाँ, ये इस पे हुकूमत क्या करेगी मुझे जी। बताएं। एक मैं फर्ज करें हुकूमत के पास सारा इक्तदार है इस टाइम, सब कानून उनके अंडर है, सब कुछ है उनके मैं पास। आपको जवाब देता हूँ ना, अभी जी। आपको जवाब मिल जाएगा जी, आपको जी सर। कि मैं किसान हूँ, जी मैंने आलू बीजा है, जी मेरे पास पैसे नहीं है अगली फसल का बीज लाने के, खाद लाने के। जी आप आड़ती के तौर पे या आप डीलर के तौर पे आती हैं, आप कहती हैं पैसे में देना भी 2 रुपए के रेट से जी ते मैनू खाद भी ला लेते अगली फसल ही बीज भी ला ले। जी मैंने मजबूरन दे रहे हैं क्योंकि मैंने अगली फसल बीजनी है, खेत खाली नहीं छोड़ सकता। जी और मैं वहाँ अपनी गाड़ी में लाद के लाहौर मंडी में लाता हूँ, मैं उसे 20 रुपए में देता हूँ, 2 रुपए का खरीदा हुआ। ठीक हो गया। अब 2 रुपए उसकी कास्ट लगा ले लाहौर पहुँच की, 4 रुपए मान लिया, ठीक है वो आगे 30 की दे रहा है जिसको जी। आप 20 की देंगे। जी। अगर इन दो को बीच में से एलिमिनेट कर दें, जी मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं, और ये गाड़ियां भी मैं आपको बना के देता हूं, चले जो लोडर है ना इस पे गाड़ियां बना दें और इसको कर दें ये, और ये सिस्टम इंडिया में चल रहा है इस वक्त जी कि सर उधर की बात ना करें, उधर तो प्लीज प्लीज वो आज हिंदू के खिलाफ आए हुए हैं। नहीं सर, उनके तो किसानों को ही तंग किया गया ना बेसिकली, सिख हो ना हो किसान ही तंग हुए हैं। लास्ट पॉइंट आप अपना दें सर, लास्ट पॉइंट आप अपना दें। मैं बता रहा हूँ ये कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत वो फसल उठाते हैं, 4 या 5 बंदे वो लाके खुद शहरों में बेचते हैं, उनको उनकी कीमत मिल रही है उनकी। इन्होंने उस चीज को रोकने की कोशिश की है जिस पे एहतजाज हो रहा है। जी बानो आपका भी बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया सान बटालवी सर। शुक्रिया बेटे, अब दोनों तो बच्चियों का इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।